नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन लेकर आए हैं 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और साइकोलॉजी से रिलेटेड रहेंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप YouTube पर जाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी में आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए। तो दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न लेकर आए हैं। तो आप प्रत्येक प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहें और लास्ट में आप भी अपना स्कोर शेयर करें कि आपने 35 में से कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, प्रतिदिन अपनी डेली क्लासेज, प्रतिदिन सुबह अपनी थ्योरी की क्लासेज रहती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। डेली सुबह 8 बजे अपने थ्योरी की क्लासेज रहती है और प्रतिदिन शाम को महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी भी रहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रतिदिन शाम को अपनी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी रहती है। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम खराब करे अपन पहला और आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। और आज का पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, वर्तमान में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा माना गया? वर्तमान में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया है, यह आपको बताना है। वर्तमान में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया है? तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 और इसका सही आंसर रहेगा, वर्तमान में दोस्तों मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया है। पहला प्रश्न का सही आंसर रहेगा दोस्तों, व्यवहार का विज्ञान। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 2, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 2 और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, विलियम वुंट को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है। लेकिन दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने प्रश्नों का जवाब जरूर देते रहे और लास्ट में आप अपना स्कोर भी शेयर करें ताकि आपको तैयारी का भी पता लग सके। और आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 3, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, दर्शन शास्त्र। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, प्रयोगात्मक विधि का सबसे पहले किसने प्रयोग किया? प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ये आपको बताना है। सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो प्रयोगात्मक विधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ये आपको बताना है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि प्रयोगात्मक विधि जिसका सबसे पहला प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किसने किया, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, विलियम वुंट ने। प्रयोगात्मक विधि का सबसे पहले प्रयोग विलियम वुंट ने किया। और इसके फैक्ट के रूप में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879 में पहली प्रयोगशाला की स्थापना की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 5 और दोस्तों आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी और कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी, यह भी आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट शेयर करें। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 5, खेल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। खेल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 5 और इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, खेल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, खेल मनोविज्ञान का जनक कोलमैन ग्रिफिथ को कहा जाता है। कोलमैन ग्रिफिथ को खेल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 5 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का जनक, फादर्स ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कोलमैन ग्रिफिथ को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 6 और ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने जवाब को देते रहे दोस्तों। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 6, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान क्या है, ये आपको बताना है। क्या है मनोविज्ञान, क्या है ये आपको बताना है।
चलिए दोस्तों, आपने प्रश्न का उत्तर दिमाग में सोच लिया होगा, तो इसका सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 6, मनोविज्ञान क्या है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों, मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। सही आंसर रहेगा दोस्तों, विधायक विज्ञान है ये प्रश्न नंबर 6, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों विधायक विज्ञान। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, ये आपको बताना है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 7 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर रहेगा दोस्तों, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यूनानी भाषा से हुई है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति। दोस्तों यहाँ पे मनोविज्ञान शब्द अलग आएगा और साइकोलॉजी शब्द अलग है, दोनों में डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, यह आपको बताना है। अभी इससे पहले वाला प्रश्न साइकोलॉजी शब्द से पूछा गया था, लेकिन इस बार मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, यह आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 8 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, ग्रीक भाषा। और दोस्तों आपको ज़रूर बता दूँ, अगर आप आज की प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि प्रत्येक महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 8 के बाद में प्रश्न नंबर 9। अपना नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 9 रहेगा दोस्तों, प्रश्नावली विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। प्रश्नावली विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, यह आपको बताना है। प्रश्नावली विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, यह आपको बताना है। और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, प्रश्नावली विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, प्रश्न नंबर 9। और आपने इसका सही आंसर सोच भी लिया होगा दोस्तों। चलिए, इसका सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 9 का, प्रश्नावली विधि का सर्वप्रथम प्रयोग वुडवर्थ ने किया। प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वुडवर्थ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, शारीरिक क्रियाओं का किस मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन किया जाता है। शारीरिक क्रियाओं का किस मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन किया जाता है, ये आपको बताना है। शारीरिक क्रियाओं का किस मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन किया जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न है। तो शारीरिक क्रियाओं का यानी जो भी जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है उनका किस साइकोलॉजी के आधार पर उसका अध्ययन स्टडी की जाती है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 10 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, शारीरिक क्रियाओं का किस मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन किया जाता है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों, खेल मनोविज्ञान के आधार पर शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यानी खेल मनोविज्ञान। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, शेष अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा। शेष अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा, यह आपको बताना है। और प्रश्न नंबर 11 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, आपने दिमाग में सोच भी लिया होगा, शेष अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा, यह आपको बताना है। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का, वैलेंटाइन ने शेष अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा। सही आंसर रहेगा दोस्तों वैलेंटाइन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न और आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हौसला बढ़ाइए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 12, मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। मिथ्या या झूठा परिपक्वता का काल, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे मिथ्या या झूठा ये परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है। झूठा ये भी पूछा जा सकता है। तो मिथ्या या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। और दोस्तों प्रश्न नंबर 12 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, मिथ्या या झूठा या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों बाल्यावस्था।
नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 13। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 13, किस अवस्था को नायक पूजा की अवस्था भी कहा जाता है? किस अवस्था को नायक पूजा यानी वीर पूजा की अवस्था भी कहा जाता है, ये आपको बताना है। पूछा भी जा चुका है दोस्तों, इम्पोर्टेंट रहेगा। किस अवस्था को नायक पूजा या वीर पूजा, ये भी हो सकता है, वीर पूजा की अवस्था कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, किस अवस्था को नायक पूजा की अवस्था या वीर पूजा की अवस्था कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, किशोर अवस्था को नायक पूजा या वीर पूजा की अवस्था कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, किशोर अवस्था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा अपना, बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता का काल किसने कहा? ये फैक्ट किसने दिया, ये आपको बताना है। बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता का काल किसने कहा, यह आपको बताना है। प्रश्न नंबर 14 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता का काल किसने कहा, यह आपको बताना है। और प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, रोस ने बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता का काल कहा। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का रोस। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, समायोजन की अवस्था किसे कहा जाता है, यह आपको बताना है। समायोजन की अवस्था किसे कहा जाता है, पूछा भी जा चुका है, समायोजन की अवस्था किसे कहा जाता है। तो दोस्तों 15 नंबर प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, समायोजन की अवस्था किसे कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर आपने सोच लिया होगा और सही आंसर रहेगा 15 नंबर प्रश्न का, किशोर अवस्था को समायोजन की अवस्था कहा जाता है। किशोर अवस्था, ये आपको ध्यान रखना है, किशोर अवस्था को समायोजन की अवस्था कहा जाता है। चलिए दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी वो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे और आपके कितने परसेंट सही हुए वो भी आप ज़रूर अपना स्कोर शेयर करें, ताकि साइकोलॉजी से रिलेटेड और दूसरी प्रश्नोत्तरी को भी लेकर आ सके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 16। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 16, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा? बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण, ये बताना आपको, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा, यह आपको बताना है। तो दोस्तों बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा। तो सही आंसर 15 प्रश्न नंबर 16 का किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा। सही आंसर रहेगा दोस्तों किलपैट्रिक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 17, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 17 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है। जी हाँ, आपने सही आंसर सोच भी लिया होगा और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों स्टैनले हॉल। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल की पुस्तक है एडोलसेंस पुस्तक। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 रहेगा दोस्तों अपना, तनाव, तूफान और दबाव की अवस्था किसे कहा जाता है? दोस्तों तनाव, तूफान और दबाव की अवस्था किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तनाव, तूफान और दबाव की अवस्था किसे कहा जाता है? दोस्तों स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और साइकोलॉजी से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि 4 प्रकार की अवस्थाओं का अपन ने देखा है, इसके अलावा 5वीं अवस्था भी बताई गई है। इस प्रकार तनाव, दबाव और तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का किशोर अवस्था को तनाव, तूफान और दबाव की अवस्था कहा जाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का किशोर अवस्था। चले दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और आपका कितना स्कोर 35 में से आप अचीव कर पा रहे हैं वो भी ज़रूर बताएं। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 19, शारीरिक शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार है। शारीरिक शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार कौन कौन से, ये आपको बताना है। शारीरिक स्पोर्ट्स एजुकेशन के
मनोवैज्ञानिक आधार क्या है वो बताना है। फिजिकल एजुकेशन के मनोवैज्ञानिक आधार क्या है वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें जो मनोवैज्ञानिक आधार है उसमें पहला रहेगा अपना शारीरिक वृद्धि और व्यायाम, दूसरा स्पर्धा और सहयोग, सामाजिक सहयोग। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा दोस्तों शारीरिक शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार है, तो वो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी यानी वृद्धि और व्यायाम, प्रतिस्पर्धा और सहयोग, सामाजिक सहयोग, ये सभी मनोवैज्ञानिक आधार हैं शारीरिक शिक्षा के। चलिए दोस्तों अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट प्रश्न रहेगा ना प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये किसने कहा, ये कोटेशन किसने दिया, ये बताना आपको। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह आपको बताना है। तो ये किसने कहा, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान किसने कहा, ये आपको बताना है। और प्रश्न नंबर 20, और जी हाँ आपने सोच भी लिया होगा इसका सही आंसर, तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर रहेगा दोस्तों मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कहने वाला वैज्ञानिक वॉटसन रहेगा। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 20 वॉटसन मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान बताता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर रहेगा वॉटसन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों, शारीरिक शिक्षा शिक्षक को कहा जाता है, यानी जो फिजिकल टीचर्स होता है उसको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। शारीरिक शिक्षा शिक्षक को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है इनमें से, तो आपको ध्यान रखना है। अभ्यास शिक्षक, निर्देशदाता, गति शिक्षक। इस प्रकार शारीरिक शिक्षा शिक्षक को अपन सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी कह सकते हैं, यानी अभ्यास शिक्षक भी कह सकते हैं जो ग्राउंड्स में उस अभ्यास करवाता है, निर्देश देता है तो निर्देशदाता भी कहेंगे। और गति शिक्षक यानी व्यक्ति में ऊर्जा स्फूर्ति भरकर उसको गति प्रदान करता है, ये भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार शारीरिक शिक्षा शिक्षक यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर को अपन उपरोक्त सभी गुणों के आधार पर कह सकते हैं। चले दोस्तों अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 22। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मनोविश्लेषण चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया, ये आपको बताना है। मनोविश्लेषण साइको एनालिटिक थ्योरी से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। तो मनोविश्लेषण चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया, ये आपको बताना है किसने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 22 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मनोविश्लेषण चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया। तो प्रश्न नंबर 22 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों फ्राइड ने मनोविश्लेषण चिकित्सा का प्रतिपादन किया। प्रश्न नंबर 22 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों सिगमंड फ्राइड। तो दोस्तों आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आज अपने प्रश्नों का उत्तर भी देते रहे और लास्ट में स्कोर भी शेयर करें कि आपने कितना स्कोर अचीव किया है। और दोस्तों प्रश्नोत्तरी से रिलेटेड आप जरूर अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न और प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 रहेगा दोस्तों, मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कब कहा जाता था, यह आपको बताना है दोस्तों। मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कब कहा जाता था, यह आपको बताना है। तो दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान, फिर मन मस्तिष्क और फिर इसके बाद में चेतना और लास्ट में मनोविज्ञान को आधुनिक रूप से व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कब कहा जाता था, ये आपको बताना है। और प्रश्न नंबर 23 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कब कहा जाता था, ये आपने सही आंसर सोच लिया होगा। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 18वीं सदी में मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 23 का 18वीं सदी में मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था। चलिए दोस्तों अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, वर्तमान में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है। इसका फैक्ट मैंने अभी इससे पिछले वाले प्रश्न में भी बता दिया, अगर आपने ध्यान से इसको सुना है तो। वर्तमान में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों वर्तमान में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा, फिर मन मस्तिष्क और फिर चेतना का विज्ञान कहा जाता था। और फिर इस प्रकार मनोविज्ञान वर्तमान स्वरूप में व्यवहार का मनोविज्ञान बनकर अपने सामने है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का मनोविज्ञान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों व्यवहार का मनोविज्ञान।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 25, इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 25। मनोविज्ञान की पहली पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 इंपॉर्टेंट रहेगा। मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कौन सी है? तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 25 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, मनोविज्ञान की पहली पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? तो जी हाँ दोस्तों, आपने इसका सही आंसर सोच भी लिया होगा। तो प्रश्न नंबर 25 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, मनोविज्ञान की पहली पुस्तक जिसका नाम प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है, ये इसके लेखक कौन है यानी इसके प्रतिपादक कौन है? तो प्रश्न नंबर 25 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, विलियम जेम्स को मनोविज्ञान की पहली पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कहा जाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों विलियम जेम्स। चलिए दोस्तों अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 26। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलो दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 26, किसके अनुसार खेल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न। तो किसके अनुसार खेल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है, ये आपको बताना है। व्यवहारिक मनोविज्ञान है, ये किसने कहा कि खेल मनोविज्ञान यानी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है, ये किसने कहा ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 26 और जी हाँ इसका सही आंसर आपने सोच भी लिया होगा। तो किसके अनुसार खेल मनोविज्ञान को व्यवहारिक मनोविज्ञान कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 26 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, क्लार्क एंड क्लार्क के अनुसार खेल मनोविज्ञान को व्यवहारिक मनोविज्ञान कहा जाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों क्लार्क एंड क्लार्क। चले दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 27 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? प्रयास एवं त्रुटि जिसे अपन भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, तो इसका प्रतिपादन किसने किया ये आपको बताना है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जी हाँ दोस्तों, वेरी इजी प्रश्न रहेगा आपके लिए, बहुत ही आसान प्रश्न रहेगा और इसका सही आंसर आपने सोच भी लिया होगा। तो सही आंसर है दोस्तों प्रश्न नंबर 27, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों थॉर्नडाइक। जी हाँ दोस्तों, आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को शेयर करें कि आपने 35 में से कितना स्कोर अचीव किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 28, खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है, किसने कहा ये आपको बताना है दोस्तों। खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है, एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है, ये किसने कहा ये आपको बताना है। तो दोस्तों स्पोर्ट्स एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है, ये किसने कहा? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 28, और खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है, तो प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर रहेगा दोस्तों स्टर्न ने ये कहा था कि खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है। प्रश्न नंबर 28 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों स्टर्न। चले दोस्तों अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 29, और लगभग अपनी प्रश्नोत्तरी कंप्लीट होने वाली है दोस्तों, लेकिन आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने अब तक कितना स्कोर अचीव कर लिया है, और लास्ट में आपने 35 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर आपका बना है वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 29, खेल की अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये आपको बताना है कि स्पोर्ट्स के अंदर जो सरप्लस थ्योरी एनर्जी है वो प्रतिपादित किसने किया है। इसने सरप्लस थ्योरी जिसे अपन खेल की अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत भी कहते हैं, ये किसने प्रतिपादित किया है ये आपको बताना है। तो स्पोर्ट्स सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसने प्रतिपादित किया ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 29 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर। प्रश्न नंबर 29 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर। तो इसे स्पेंसर सीलर थ्योरी भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। खेल की अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत जिसे स्पेंसर सीलर थ्योरी भी कहा जाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 29 का हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने खेल की अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, खेल के पुनरावर्ती
के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये आपको बताना है। खेल के पुनरावृत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पुनरावृत्ति का सिद्धांत, जिसे रिक्रिएशनल थ्योरी भी बोलते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों खेल के पुनरावृत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये आपको बताना है और इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। जी हाँ, आपने इसका प्रश्न का सही जवाब सोच भी लिया होगा। तो खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 30 का, स्टैनले हॉल ने खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जी हाँ, प्रश्न नंबर 30 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों स्टैनले हॉल। चले दोस्तों अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों अपना। प्रश्न नंबर 31 देखिए, खेल मनोविज्ञान है, ये आपको बताना है दोस्तों। खेल मनोविज्ञान क्या है? जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको खेल मनोविज्ञान क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों खेल मनोविज्ञान क्या है ये आपको बताना है। तो इसे आत्मा का विज्ञान भी कह सकते हैं क्या, या चेतना का विज्ञान है, या खिलाड़ी के व्यवहार का विज्ञान है, या मस्तिष्क का विज्ञान है। तो इनमें से क्या है ये आपको बताना है। तो खेल मनोविज्ञान क्या है ये आपको बताना है और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 31 और 31 का सही आंसर रहेगा खिलाड़ी के व्यवहार का मनोविज्ञान है। ये आपको ध्यान रखना है। खेल मनोविज्ञान खिलाड़ी के व्यवहार का मनोविज्ञान होता है। इसमें खिलाड़ी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी खिलाड़ी के नेचर से रिलेटेड है, उसके व्यवहार से रिलेटेड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, कुबड़ापन को क्या कहा जाता है? कुबड़ापन को क्या कहा जाता है ये आपको बताना। कुबड़ापन जो कि एक शारीरिक विकृति है दोस्तों, मैं आपको बता दूं एक शारीरिक विकृति है। कुबड़ापन को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 32, तो इसमें दोस्तों मैं आपको कुबड़ापन क्या होता है वो आपको बताऊं। तो जो मनुष्य होता है उसके शरीर यानी पीठ पर क्या होता है, तो पीठ पर एक छोटा सा उभार सा आ जाता है। ये आपको बताऊं, मान लो ये कोई व्यक्ति है और इसके ये पीठ है, तो पीठ पे ऐसा छोटा सा उभार सा आ जाता है गोलाकार, तो उसे अपन कुबड़ापन कहते हैं। तो कुबड़ापन जो अपन कह रहे हैं, पीठ के पीछे जो उभार निकल के आ जाता है उसे अपन कुबड़ापन कहते हैं। लेकिन कुबड़ापन क्या है, तो कौन सी बीमारी है? तो इसका सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 32 का काइफोसिस को अपन कुबड़ापन कहा जाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों काइफोसिस। चले दोस्तों अगला अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों, रीढ़ की वक्रता को क्या कहा जाता है? रीढ़ की वक्रता को, ये भी शारीरिक विकृति से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। और अगर आपने इनसे रिलेटेड अगर क्लास नहीं ली है तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज पर जाकर आप प्लेलिस्ट में शरीर की विकृति यानी चोटों से संबंधित प्रश्न आप देख सकते हैं। तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा आसानी से कि काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलिसिस क्या होता है। तो आप ज़रूर यूट्यूब पर जाकर आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज पर प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर इसका क्लास देख सकते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 33, रीढ़ की वक्रता को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों रीढ़ की वक्रता को क्या कहा जाता है। तो रीढ़ की वक्रता यानी इसमें रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड क्या होती है, तो मेरुदंड इसमें एक साइड में, चाहे कोई सी भी साइड हो, चाहे वो दाईं साइड हो बाईं साइड हो, किसी भी एक साइड में वो ऐसे झुकाव कर जाती है, तो उसे रीढ़ की वक्रता कहा जाता है। तो रीढ़ की वक्रता को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों स्कोलियोसिस को रीढ़ की वक्रता कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, स्कोलियोसिस सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 33 का स्कोलियोसिस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ कोचिंग पुस्तक के लेखक कौन है? द साइकोलॉजी ऑफ कोचिंग, ये आपको ध्यान रखना है कोचिंग। तो द साइकोलॉजी ऑफ कोचिंग पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों द साइकोलॉजी ऑफ कोचिंग पुस्तक के लेखक प्रश्न नंबर 34 और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों अपना। साइकोलॉजी ऑफ कोचिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों कोलिमन ग्रिफिथ, यानी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के जो जनक है उसे कोलिमन ग्रिफिथ, वो ही द साइकोलॉजी ऑफ कोचिंग पुस्तक के लेखक भी होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न अपना आज के प्रश्नोत्तरी का, और आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप आज के 35 प्रश्नों में से आपने कितना स्कोर अचीव किया है, वो भी आप ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न, द साइकोलॉजी ऑफ एथलीट पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। द साइकोलॉजी ऑफ एथलीट पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो दोस्तों लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 35, द साइकोलॉजी ऑफ एथलीट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कोलिमन ग्रिफिथ को ही द साइकोलॉजी ऑफ एथलीट पुस्तक के लेखक कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में से 35 प्रश्नों का पूरा एनालिसिस कर लिया है और आपने से 35 में से कितना स्कोर अचीव किया है ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में इतना ही। धन्यवाद।